हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे जो 2021 में हुआ था, पेपर 1। और अभी तक हम लोगों ने ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज कैश इक्विवेलेंट्स मीन। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स कैश या बैंक या फिर जो लिक्विड सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है ऑप्शन आपको? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन लिक्विड सिक्योरिटीज़। तो वैसे तो देखिए कैश बैलेंस भी होता है, बैंक बैलेंस भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट आंसर आपको अवेलेबल है वो क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन लिक्विड सिक्योरिटीज़, यानी कोई भी लिक्विड सिक्योरिटीज़ जो इसमें आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किया हो और जो रेडली कन्वर्टेड इनटू कैश हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ लैंड इज, यानी कि अगर हम कोई लैंड परचेज कर रहे हैं और उसके बदले हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो ये क्या होगा? नीदर अ सोर्स नॉर एन एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ना तो ये कैश का सोर्स है, एप्लीकेशन ऑफ कैश है, ना ही ये सोर्स ऑफ कैश है, सोर्स ऑफ फंड है। या फिर एन एप्लीकेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, या फिर ये एप्लीकेशन ऑफ कैश है, या फिर ये सोर्स ऑफ कैश है। नन ऑफ द अबव। तो इसमें से क्या है? लैंड परचेज करने के लिए हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैश का तो कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ ये ना तो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा, ना ही ये आपका सोर्स ऑफ फंड होगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या सही नहीं है? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लोज आर इनफ्लो एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश फ्लो क्या होता है? इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स का। ये तो सही है आपका। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स डिक्रीजेस कैश। अगर क्रेडिटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कैश डिक्रीज होगा। ये भी सही है, क्योंकि आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो कैश में करेंगे तो दोनों ही कम होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बिजनेस फर्म। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सारे बिजनेस फर्म्स के लिए मैंडेटरी है? तो नहीं, ये नहीं है, कंपलसरी नहीं होता है, ये वॉलेंटरी होता है। फोर्थ आपका वर्किंग कैपिटल फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। तो अगर हमें वर्किंग कैपिटल फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस निकालना है तो इनकम स्टेटमेंट से हम ये निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपका गलत स्टेटमेंट कौन सा है? थर्ड। इसीलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स रिलेटेड एक्टिविटी। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं और ये एक्टिविटीज़ दी गई हैं, ये हमें बताना है इसमें से कौन सी एक्टिविटी है। तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, interest received on long term investments, cash payment to supplier, cash deposited into bank, no cash flow, operating activity, investing activity, financing activity, इन सब में बताना है। तो बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, हम जब बायबैक कर रहे हैं इक्विटी शेयर का तो वो आपका कौन सा एक्टिविटी होगा? ये होगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, तो ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। कैश पेमेंट टू सप्लायर, कैश पेमेंट कर रहे हैं सप्लायर को, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। सप्लायर आपका जो रॉ मटेरियल सप्लायर या फिर प्रोडक्ट सप्लायर होगा। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसमें तो कोई कैश फ्लो नहीं होगा। तो ये आपका जो क्या कहते हैं, ये मैचिंग जो दिख रहा है ये आपका फर्स्ट में ही दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या आता है? कंपनी के जितने भी फाइनेंस के सोर्सेज होते हैं, चाहे वो इसका लॉन्ग टर्म डेप्ट हो, चाहे वो उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे वो उसका इक्विटी शेयर कैपिटल, इन सब का कॉम्बिनेशन ही कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ होगा, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगा और इक्विटी भी आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल अप्रोच टूवर्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी अज्यूम्स, वैल्यूएशन ऑफ कंपनी की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो क्या अज्यूम करती है, उसका अजम्पशन क्या होता है, दैट मार्केट्स आर परफेक्ट, मार्केट्स परफेक्ट हैं, या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, टोटल रिस्क इज नॉट अल्टर्ड बाय चेंजेस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं तो आपका जो टोटल रिस्क होगा वो चेंज नहीं होगा, दैट द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट होल्ड्स कांस्टेंट विथ चेंजेस इन फाइनेंशियल लेवरेज, यानी अगर आप फाइनेंशियल लेवरेज में कोई चेंज कर रहे हैं तो ओवरऑल जो कैपिटलाइजेशन रेट होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कंपनी वैल्यूएशन की, वो ये एज्यूम करती है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम है, तो इसलिए आपका सेकंड आंसर सही होगा, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ये इसका अजम्पशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन, पेकिंग ऑर्डर थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर की पेकिंग ऑर्डर थ्योरी जो होती है वो ये कहती है कि किसी भी कंपनी को जो सबसे पहले जो फाइनेंस करना चाहिए वो कहाँ से करना चाहिए, अपनी रिटेन्ड अर्निंग से, इंटरनल फाइनेंस करना चाहिए, और अगर रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है तब वो डेट के लिए जाए, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट्स या फिर शॉर्ट टर्म डेट्स, अगर डेट से भी उनका फाइनेंसिंग पूरा नहीं हो रहा है तो लास्ट में वो अपने इक्विटी पे जाए कि शेयर इशू करें, ये आपकी पेकिंग ऑर्डर थ्योरी होती है। तो ये बेस होती है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन पे, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फर्म्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर इन रिलेशन टू द मार्केट इज कॉल्ड एज, यानी कि जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है किसी भी ऑर्डिनरी शेयर का, उसको अगर मार्केट से रिलेट करें तो उसको क्या कहा जाएगा, उस रिस्क को क्या कहते हैं, तो ये रिस्क होता है आपका बीटा रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क को बीटा रिस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टर्स पर्सनल टैक्स रेट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कंप्यूटिंग कॉस्ट ऑफ, जो भी इन्वेस्टर है उसका जो पर्सनल टैक्स रेट होगा उसको हम कब कंसीडर करेंगे, किस चीज़ के कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे, तो जो पर्सनल टैक्स रेट होता है वो हम जब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं तब कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट मीन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके, कट ऑफ रेट डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट, एक कट ऑफ रेट होता है जो मैनेजमेंट डिसाइड करती है, मैक्सिमम एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो हम रिटर्न चाह रहे हैं वो मैक्सिमम एंटिसिपेटेड जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, या एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फॉर डिविडेंड, कि इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है डिविडेंड के लिए वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या नहीं होता है, तो सॉरी, आपका जो सेकंड है मैक्सिमम एंटिसिपेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ये मैक्सिमम नहीं होता है, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, मिनिमम रेट होता है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज बेस्ड ऑन, सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल का जो सर्कुलर फ्लो होता है, एक सर्कल में घूमती रहती है वर्किंग कैपिटल, वो किस उस पर बेस्ड है, किस चीज़ पे बेस्ड है यहाँ पे, तो जो सर्कुलर फ्लो है वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल पे बेस्ड होता है, ऑपरेटिंग साइकिल फर्म का जो होता है जैसे 1 ईयर होता है, ठीक है, तो उसी पे बेस्ड होता है वर्किंग कैपिटल का, हमेशा वर्किंग कैपिटल हम 1 साल की एंटिसिपेट करके चलते हैं, तो जो वर्किंग कैपिटल का सर्कुलर फ्लो कॉन्सेप्ट है वो आपके ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ फर्म पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हेजिंग और मैचिंग अप्रोच परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय, यानी हेजिंग हम कर रहे हैं या फिर मैचिंग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो उसमें जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको हम कैसे फाइनेंस करते हैं, किस चीज़ से फाइनेंस करते हैं, परमानेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल यानी कि लॉन्ग टर्म है परमानेंट वर्किंग कैपिटल, तो जो परमानेंट है लॉन्ग टर्म है उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस से फाइनेंस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से हम अपनी परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल इज गिवन बाय द इक्वेशन। अगर हम सेल्स और वर्किंग कैपिटल को इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो उसकी करेक्ट इक्वेशन कौन सी होगी? तो जैसे सेल्स है, अगर हम सेल्स को y मान लेते हैं तो आपका जो वर्किंग कैपिटल होता है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, कंप्लीट डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो हम ये इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो सेल्स और वर्किंग कैपिटल को जो रिलेशनशिप होगा वो इस इक्वेशन यानी कि सेकेंड वाले आंसर से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एनपीवी इज बेस्ट मेथड ऑफ इवेलुएटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवेलुएट करने का सबसे अच्छा मेथड है एनपीवी, ठीक। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट ये आपका सही है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स IRR एंड एनपीवी मेथड प्रोवाइड द सेम रिजल्ट। यानी अगर कोई दो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आपके सामने हैं तो उनका जो IRR हम कैलकुलेट करेंगे या एनपीवी कैलकुलेट करेंगे, दोनों ही मेथड से रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। नेक्स्ट है टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उसमें से कोई एक ही हम सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों को साथ नहीं सेलेक्ट कर सकते। यानी कि मान लीजिए हमारे पास A और B प्रोजेक्ट है तो कोई एक ही चूज कर सकते हैं, A और B को साथ में नहीं कर सकते हैं, या तो A करेंगे या फिर हम B करेंगे, ठीक है। तो दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, उनको इवेलुएट किया गया। प्रोजेक्ट A का NPV है 8 लाख एंड IRR है 16% और प्रोजेक्ट B का NPV है 7 लाख एंड IRR है 18%. Since project B has a higher IRR, it should be selected. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट A था उसका NPV 8 लाख का था लेकिन IRR 16% का था, और प्रोजेक्ट B का NPV 7 लाख का था लेकिन IRR 18% था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि प्रोजेक्ट B का जो IRR है वो 18% है, वो ज़्यादा है, तो उसे सेलेक्ट करना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसे आपके पास सिचुएशन हो कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें से जिसका NPV ज़्यादा है, जिसका NPV ज़्यादा है, ग्रेटर है, उसको सिलेक्ट करना चाहिए, ना कि हायर IRR वाले को। तो यहाँ पे NPV किसका ज़्यादा है? A का, तो A सिलेक्ट करना चाहिए, B नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो मेथड्स दिए गए हैं इसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी कौन सा मेथड इग्नोर करता है या फिर कंसीडर नहीं करता है? तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, ये तीनों ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ये नहीं करता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ व्यू दैट द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म हैज़ अ बेयरिंग ऑन शेयर वैल्यूएशन एडवोकेटेड बाय जेम्स वॉल्टर इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। तो जेम्स वॉल्टर की जो डिविडेंड थ्योरी है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है शेयर वैल्यूएशन में, ठीक है, ये वॉल्टर की थ्योरी है। तो इसका बेसिक अजम्पशन क्या था, किस अजम्पशन पे वो बेस्ड थी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, रिटेन्ड अर्निंग्स इज ओनली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, अर्निंग्स पर शेयर फ्लक्चुएट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो इनका अजम्पशन था वो आपका सेकेंड है कि रिटेन्ड अर्निंग ही केवल आपका सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है और कोई नहीं है। बाकी ये जो सब है ये गलत है। आपका जो अजम्पशन था उसमें क्या था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कांस्टेंट, ये डज नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को उन्होंने कांस्टेंट माना था और अर्निंग पर शेयर को भी कांस्टेंट माना था।
तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ट्रेडिशनल मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एमएम मॉडल। ये उन मॉडल्स दिए गए हैं और उनके बारे में स्टेटमेंट है, इनको मैच करना है। ठीक है, आपका ट्रेडिशनल मॉडल जो है, ट्रेडिशनल मॉडल, स्टॉक मार्केट प्लेसेस मोर वेट ऑन डिविडेंड्स दैन ऑन रिटेन अर्निंग। स्टॉक मार्केट डिविडेंड पे ज़्यादा फोकस करता है, रिटेन अर्निंग पे कम करता है, तो यही आपका ट्रेडिशनल मॉडल कहता है। फिर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है वो कहता है कि डिविडेंड्स जो हैं वो डिस्काउंट किए जाते हैं बाय द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सेकंड का आपका हो गया ये थर्ड। और जो आपका गॉर्डन मॉडल है वो क्या कहता है कि गॉर्डन मॉडल डिविडेंड कैपिटलाइजेशन अप्रोच को फॉलो करता है, तो ये आपका हो गया फोर्थ। और एमएम मॉडल कहता है कि आपका डिविडेंड इररिलेवेंस है, डिविडेंड इररिलेवेंस की थ्योरी दी थी एमएम ने, तो ये हो गया। ये मैच आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 1 3 4 2 थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। बैलेंस्ड स्कोर कार्ड से के रिलेशन में क्या चीज़ सही नहीं है या फिर क्या गलत है। तो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या होता है, ये एक तरीके के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट परफॉर्मेंस का मैट्रिक होता है जो कंपनी को हेल्प करता है अपने इंटरनल जो ऑपरेशंस हैं, इंटरनल ऑपरेशंस हैं, उनको इम्प्रूव करें, ताकि उनका जो एक्सटर्नल आउटपुट है, यानी कि जो उनका मेन आउटपुट है, आउटकम है, वो अच्छा हो सके, बढ़ सके। तो ये आपका बैलेंस स्कोर कार्ड है। इसमें इसके रिगार्डिंग में क्या चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टॉप डाउन रिफ्लेक्शन ऑफ मिशन एंड स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स, इंटीग्रेट एक्सटर्नल मेजर्स, हेल्प टू फोकस ऑन कंपनीज स्ट्रैटेजिक एजेंडा। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मेजर्स हैं ये आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये मॉडर्न में क्या कहते हैं, मॉडर्न मेजर्स पे डिपेंड करता है, ट्रेडिशनल पे नहीं। ठीक है, तो बैलेंस स्कोर कार्ड के लिए आपका सेकेंड वाले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। द बैलेंस स्कोर कार्ड लुक्स एट ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस फ्रॉम 4 पर्सपेक्टिव्स। जो बैलेंस स्कोर कार्ड होता है वो 4 पर्सपेक्टिव से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करता है, तो उसमें से इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो वो जो 4 पर्सपेक्टिव होते हैं वो होते हैं आपका लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक, लर्निंग एंड ग्रोथ होता है, बिजनेस प्रोसेस होता है, यानी कि जो भी इंटरनल्स होगा बिजनेस प्रोसेसेस, कस्टमर्स होता है और फाइनेंस होता है। ये 4 पर्सपेक्टिव से वो आइडेंटिफाई करता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, लर्निंग एंड ग्रोथ है, कस्टमर है, फाइनेंस है, सोशल पर्सपेक्टिव नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर इनकम टू इन्वेस्टेड कैपिटल। ROI हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना हमने इन्वेस्ट किया, रेशियो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर का इनकम टू इन्वेस्टेड कैपिटल, टोटल कितना इन्वेस्ट किया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, EWA मेजर्स अर्निंग आफ्टर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। EWA क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में क्या करते हैं, हम अर्निंग बाद में कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले कैलकुलेट करते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, MVA इज द शेयर होल्डर्स अप्रेशल ऑफ द फर्म्स एफिशिएंसी। MVA क्या होता है, मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स फर्म की एफिशिएंसी को अप्रेज करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है आपके, तो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस के कौन से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं। प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,
ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही आपका रिस्क एनालिसिस की टेक्निक्स हैं, इसलिए आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस कैटेगरीज में, किस सेक्टर में डिवाइड होता है, उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स होते हैं, ठीक। उन सेंटर्स की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में डिवाइड होता है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज। ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज का रीजन क्या होता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का जो मेन रीजन होता है वो फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट होती है। फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का ही हम इसमें देखते हैं रेशियो, तो इसका मेन रीज़न आपका फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू। कंबाइंड लीवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंसिंग लीवरेज, ठीक। यही कैलकुलेट करते हैं ऐसे ही, इसी फॉर्मूले से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, इसको बस लर्न करना है। देखिए साइन चेंज किया है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों लेवरेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ऑफ XYZ लिमिटेड। फाइनेंशियल लेवरेज डिग्री निकालनी है। EBIT दिया गया है 12,000, इक्विटी शेयर कैपिटल है 30,000, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000, 10% डिबेंचर्स 50,000, कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30%। तो इसमें हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एक तरीके से, अब देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज निकालने का फॉर्मूला, फाइनेंशियल लेवरेज हम कैसे निकालते हैं, EBIT अपॉन EBT, ठीक। ये हम निकालते हैं ऑपरेटिंग क्या कहते हैं, सॉरी, फाइनेंशियल लेवरेज। तो इसमें से हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देखते हैं। EBIT हमें गिवन है 12,000, ठीक, 12,000 गिवन है। EBT क्या होता है, EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक, और EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। तो EBIT में अगर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो EBT निकल आएगा। इंटरेस्ट यहाँ पे डिबेंचर्स पे दिया जाएगा, 50,000 के डिबेंचर्स है, 10% इंटरेस्ट है। 50,000 का 10% क्या होगा आपका, ठीक, 5,000 होगा। तो 12,000 में 5,000 हम माइनस कर दें, ये क्या आ जाएगा, EBT आ जाएगा 7,000। तो 7,000 माइनस आपका प्रेफरेंस का डिविडेंड, 20,000 के प्रेफरेंस शेयर है, 14%, 20,000 का 14% कितना होगा, 2,800 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है, 30%। 30% को 0.3 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर आपका 12,000 डिवाइडेड बाई 7,000 माइनस 2,800, 1 माइनस 0.3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 7 4 28 होता है, ये 4,000 हो जाएगा। तो ये आपका 12,000 अपॉन 7 लिख देते हैं क्लियरली, 7,000 माइनस 4,000, ठीक। तो ये कितना हो गया, 12,000 डिवाइडेड बाई 3,000। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा आपका आंसर, 4। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर इन टोटल कैपिटल। किस चीज़ में हम क्या करते हैं, कोई टर्म है यहाँ पे, ठीक, क्या करते हैं, जब हम अपने डेट के प्रोपोर्शन को और प्रेफरेंस शेयर को बढ़ा रहे हैं टोटल कैपिटल में, ठीक है। टोटल कैपिटल में हम क्या कर रहे हैं, डेट को इंक्रीज कर रहे हैं और ज़्यादा डेट्स ले रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं,
उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब यही होता है कि जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म डेट्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इंक्रीज करते हैं ताकि हम जो अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको ज़्यादा रिटर्न दे सकें, तो उसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल लीज अरेंजमेंट। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल लीज का टाइप नहीं है? तो आपका लिवरेज्ड लीज भी होता है, सेल एंड लीज बैक भी होता है, क्रॉस बॉर्डर लीज भी होता है, इनडायरेक्ट लीजिंग नहीं होती है, कोई भी टाइप नहीं होता है इनडायरेक्ट लीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ एन एक्सपेक्टेड यूसेज ऑफ 50,000 यूनिट्स ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। एक साल में 50,000 यूनिट्स का यूसेज है इनका। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज 20 रुपीज़। एक ऑर्डर को प्रोसेस करने की कॉस्ट है 20 रुपीज़ और कैरिंग कॉस्ट जो है पर यूनिट इज ₹1 फॉर 2 ईयर्स। 2 साल की इनकी कैरिंग कॉस्ट है ₹1। तो यहाँ पे हमें EOQ निकालना है। EOQ निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है √2AO/C। यहाँ पे A होता है आपका एनुअल यूसेज, O होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, C होता है कैरिंग कॉस्ट। बस इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 इंटू एनुअल यूसेज आपका 50,000 था, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 20 थी और कैरिंग कॉस्ट 1 लेकिन यहाँ पे क्या है 2 ईयर्स के लिए। तो हमें जो EOQ निकालते हैं 1 ईयर के लिए निकालते हैं, इसका हाफ कर लेंगे 0.5। ठीक, ये हो जाएगा आपका 1 ईयर के लिए। इसको हम सॉल्व कर देंगे 5, 1, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट, कितने ज़ीरो हैं 6 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 40 लाख। तो इसको सॉल्व करेंगे, अंडर 40 लाख का अंडर रूट निकालेंगे, क्या होगा आपका आंसर 2000। ठीक, 2000 यूनिट्स फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका EOQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अप्रोचेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ HR। तो HR वैल्यूएशन, ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन की कुछ अप्रोचेस हैं, उन अप्रोचेस के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच क्या कहती है? कंसीडर्स टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच हाँ टोटल कॉस्ट को ये लेती है, ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करने का जो टोटल कॉस्ट होता है उसको कंसीडर करती है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच क्या कहती है? ये रिप्लेसमेंट की कॉस्ट को कंसीडर करती है, तो कंसीडर्स द कॉस्ट ऑफ रिप्लेस अ फर्म से एग्जिस्टिंग HR। ये भी स्टेटमेंट सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच क्या होती है? कंसीडर्स द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ HR। अगर हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को किसी दूसरी जगह लगाएंगे तो उससे क्या हमें वैल्यू मिलेगी, उसको कंसीडर करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये स्टेटमेंट भी सही है। इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच considers the future value of the services that expected to render in present। इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच क्या कहती है कि जो भी सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं, फ्यूचर वैल्यू उसकी जो होगी वो कितनी वैल्यू रेंडर करेगी इन फ्यूचर। यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट लिखा हुआ है ये गलत कर दिया है, तो अगर यहाँ पे फ्यूचर होता है तो ये स्टेटमेंट सही होता है। तो जो इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच होती है वो फ्यूचर वैल्यू को कंसीडर करती है कि वो फ्यूचर में कितनी सर्विसेज, कितने वैल्यू की सर्विसेज रेंडर करेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए करेक्ट आंसर भी 4th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक, फर्स्ट तो ये हो गए आपके आज के क्वेश्चंस। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व कर लेंगे। और अगर आप लोग UGC नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।